नमस्कार। उत्तराखंड इस समय एक बड़े छात्र युवा आंदोलन में तप रहा है। वजह यह है कि 21 सितंबर 2025 को यूके एसएससी की जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती परीक्षा थी, उसका जो हरिद्वार सेंटर था, वहां से परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हालांकि आयोग के जो चेयरमैन हैं मर्तोलिया साहब, उन्होंने बहुत बेहद मासूमियत से जवाब दिया कि वो पेपर लीक नहीं है, टेक्निकली वो जो है 3 पन्ने बाहर निकले हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। पता चला कि हरिद्वार के जिस सेंटर से वो पेपर लीक हुआ है, वो बीजेपी नेता का है। लेकिन धामी सरकार जो है वो प्रपंच रचते हुए दिख रही है। जब छात्रों का आंदोलन गूंज रहा है, युवाओं का आंदोलन गूंज रहा है, देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 दिन से नारे गूंज रहे हैं, लोग डटे हुए हैं वहां पे। तो इस बीच धामी सरकार के जो लोग हैं, जो सलाहकार हैं, वो क्या करते हैं कि हरिद्वार से कुछ छात्रों को 3 बसों में भरकर ले आते हैं लक्सर से, और देहरादून में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब पेपर लीक नहीं हुआ, सब ठीक, अच्छा अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक हुआ है और जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। एक अचानक एक रातों रात एक संगठन उग आता है, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा छात्र मंच के नाम से, और वो उसे सीएम धामी के जो सेक्रेटरी हैं शैलेश बगोली साहब, उनसे मिलवाया जाता है, फोटो खिंचवाई जाती है और ये बताया जाता है कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है और ये जाएगा किधर, ये मामला क्या ये धामी सरकार के गले में फंस गया है? इसको एनालाइज करने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट गजेंद्र रावत। गजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। धामी साहब ने सोशल मीडिया के जरिए जो अपनी छवि बनाई है, उसको तो बड़ी चोट पहुंची है इस मुद्दे से। क्या लग रहा है, क्या उस मुद्दे को दबाने की फिराक में है या वाकई इस मसले को लेकर कुछ सीरियस दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि जितनी बार आप एक गलती को दबाने के लिए या छुपाने के लिए प्रयास करते हैं, आप बार बार गलती करते जाते हैं। और ये तो होना इतनी खराब है, क्योंकि क्यों आप इनको दबा रहे हो? दरअसल होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि भाई तुझे कोरोना की बीमारी है, वो उसके टेस्ट के बाद उसके बाद पता चला कि वो कोरोना की दवाई खाने के बजाय सर्दी जुकाम की दवाई खा ले, तो निश्चित रूप से उस आदमी की मौत होनी तय है। जब कोरोना जैसी घातक बीमारी ने आपको ये बता दिया है कि अगर कोरोना हो रहा है तो आप उसी का इलाज कीजिए। आप वहां अगर सिर दर्द बदन दर्द की दवाई खाएंगे तो आपकी मौत तय है। ये इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले दिन से जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष का बयान आया, वो खुद कह रहे आउट हुए। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जो मर्तोलिया साहब हैं, ये तमाम जिलों में कप्तान रहे हैं। ये बताते हैं बहुत सारे जो पुलिस वाले ये थे, उन्होंने वर्षों तक वर्दी पहनी है, और उसके बाद 3 पेज आउट होना, और आप उसको कह रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, आप कह रहे पेपर लीक नहीं है। इनके विधायक खजानदार कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है। उधर उसके बाद जो है महेंद्र भट्ट का बयान आ रहा है पेपर लीक नहीं है, विनोद दुनियाल का बयान आ रहा है पेपर लीक नहीं है। तो भाई पेपर लीक की नई परिभाषा क्या आपने बना ली? ये आप उन बेरोजगारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं और आपकी खुद की पीढ़ी के साथ में। मनु भाई, आप जानते हैं इसमें पलायन का सबसे बड़ा जो कारण है वो शिक्षा का है। इन पहाड़ के 9 जिलों से जो लोग देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, अलौनी, नैनीताल में, कोटद्वार में, पौड़ी में, श्रीनगर में अपने बच्चों को गांव से पढ़ाने के लिए लाए। क्यों लाए? इसीलिए तो लाए कि उसका बच्चा उन परिस्थितियों में ना निकल के, जो परिस्थिति उस बच्चे ने खुद झेली है। एक आदमी 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने चला गया क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। अब उसने जब वर्षों तक संघर्ष किया, तो उसको लगता है कि उसका बच्चा अगर अच्छे स्कूल में पढ़ जाएगा, उसको जो आज 4 पैसे तनख्वाह के रूप में मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कल उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब मुझसे का आदमी, मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे पे है। मैं पिछले 13 साल से देहरादून में रह रहा हूँ। मैंने एलकेजी से लेके 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया था। लड़की अभी 9वीं क्लास में जा रही है। हम उनको क्यों यहाँ पढ़ाने के लिए लाए? वहां पर भी स्कूल है, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि और बेहतर क्या हो सकता है। आप इन मुख्यमंत्री से, इनके मंत्रियों से, इनके 70 विधायकों से, 8 सांसदों से पूछिए कि आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप क्यों उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं?
इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं भाई कि आप भी अपेक्षा करते हैं कि अगर अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ गए तो किसी अच्छे कंपटीशन करने वो बन जाएंगे, और वो बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते तो आप एक अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ा रहे थे? आप अपने बच्चों को क्यों कोचिंग सेंटरों में भेज रहे हैं? इसलिए तो भेज रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा सड़क छाप बने, आपका बच्चा जो है कहीं चोर चकार बने। आप यही तो चाहते हैं कि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। तो यही बात जब सब लोग चाहते हैं, अब आप देखिए इन सब मंत्रियों संतरियों में बच्चे ही अगर आज पढ़े लिखे कुछ इस लायक बन भी गए, अब पेपर लीक की जो परंपरा है वो खत्म नहीं हुई, ये अपराध खत्म नहीं हुआ, तो आपकी तो पूरे जो आपकी तपस्या है, जो आपने हजारों लाखों रुपए अपने उन बच्चों को पढ़ाने पर खर्च किए, वो तो सब शून्य हो गए ना। तो फिर वो तो आप अपने बच्चे के साथ भी धोखा कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं। जो पत्नी उनको किसी 18-20 सुबह तैयार कर रही है, पढ़ा रही है, स्कूल भेज रही है, घर ला रही है, ट्यूशन ले जा रही है, कोचिंग ले जा रही है, उनके लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, पूरा मतलब उनका मान मनोबल किया कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा। इन सब के बावजूद जब आपका इतना कठोर कानून आ गया, और उस कठोर कानून के बाद आने के बाद आपकी इस सरकार में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष आरबीएस रावत को 2 साल तक जेल में सड़ाया। वो व्यक्ति जेल में सड़ा, अभी जमानत पर है। सबने स्वागत किया कि बहुत बढ़िया निर्णय है, बहुत कठोर निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। अगर आरबीएस रावत ने ये कर्म किया है, उन्होंने उत्तराखंड के नौनिहालों के सामने खिलवाड़ किया है, तो ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। तो फिर सवाल अब ये आ रहा है पवार साहब, ये बताइए कि वो मर्तोलिया साहब पर कौन सा शहद लगा हुआ है? आप मर्तोलिया को बर्खास्त क्यों नहीं करते? जब वो जो व्यक्ति खुद कह रहा है, 4-4 बार बोल चुका है, 3-3 पेज आउट हो गए सर, 3 पेज आउट हो गए, 15 क्वेश्चन बाहर आ गए, 12 क्वेश्चन बाहर आ गए, पुलिस कप्तान कह रहे 12 क्वेश्चन बाहर आ गए। 12 क्वेश्चन बाहर आने के बाद आप उस आयोग को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सिंपल एक फॉर्मूला निकालते आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करते, परीक्षा को 15 दिन 20 दिन बाद दोबारा करवाते। तो आज जो ये पूरे प्रदेश में आंदोलन है, जो युवा सड़क पर है, आप उसके को भाजन से बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए इसका जो सबसे शानदार जो रास्ता है, हमने कहा आरबीएस रावत का जेल जाना बिल्कुल सही था। इसीलिए मर्तोलिया का हटना भी बेहद जरूरी है, और जी जिन जी जी लोगों ने तो इन कृत्यों को किया है वो छोड़े नहीं जाने चाहिए। हम्म तो आरबीएस रावत को आपने जेल भेजा, वाहवाही लूटी, धाकड़ का जो है टैग लगवाया। अब जबकि मर्तोलिया साहब भी उसी तरह के सिचुएशन में फंस गए हैं और खुद वो कह रहे हैं कि पेपर मतलब लीक नहीं हुआ, लेकिन 3 पेज बाहर निकले हैं, किसी ने सॉल्व किए हैं, किसी की मदद की है। ये खुद कबूलनामा है आयोग के चेयरमैन का। तो गजेंद्र भाई, क्या लीपापोती संभव है अब इस जिस तरह का मामला बढ़ गया है, और जो वो एक पकड़ा भी गया है, खालिद बता रहे हैं, उसकी बहन बता रही है, जो जिनके जरिए पेपर बाहर आया। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि लीपापोती संभव है, या खालिद को पकड़ के मामला शांत हो जाएगा, या आगे कहीं जाएगी जांच? परसों मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि हाकम सिंह रावत का इनकाउंटर होना चाहिए, और इस समय की मांग। आज अखबार में खबर छपी हुई है कि जिस उससे आप बात करें जो कल पकड़ा गया, वो कह रहा है कि मुझे एसटीएफ के हवाले मत करना, वो मेरा इनकाउंटर कर देंगे। इसका मतलब ये अपराधी लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि ऐसा हो सकता है। और मेरा मानना है मन्नू भाई, ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये हजारों हजार लाखों लाख बच्चों के भविष्य से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको अगर चौराहे पे खड़ा करके जो मारा नहीं गया, इनको उल्टा नहीं लटकाया गया जब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। नहीं तो 1.5-2 साल तक तो खत्म क्यों जेल में था, बाहर आते दोबारा कैसे एक्टिव हो गया? ये कैसे हो गया? ये संभव है कैसे? हमारा मानना है कि जब तक इन लोगों को के ऊपर कड़े से कड़े जो आपने नकल विरोधी कानून बनाया है, उस कानून के तहत आप सजा नहीं देंगे, और आप सिर्फ जो है इतने तक वो कर लेंगे चीजों की, मटोलियों को बचाना है, अपनी छवि भी सुधारनी है, आपने जो कानून बनाया उसको उसको उसका कोई वो ना हो जाए, अपमान ना हो जाए। अरे भाई किस अपमान की मतलब आप वो कर रहे हैं कि क्या आपका खराब हो जाएगा? इस देश में बलात्कार के ऊपर फांसी की सजा का प्रावधान वो चीज है, हो रहे हैं ना, अपराध खत्म नहीं हुए, लेकिन अपराध का डर तो होना चाहिए अपराधी के भीतर। तो अगर जिस आदमी के कारण, जिस जिस आयोग के अध्यक्ष के कारण ये घटना घटी है और पेपर लीक हुआ है, 3 पेज बाहर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये मर्तुलिया का पाप है, उनकी गलती है। अगर जयमर वहां काम नहीं कर रहा था
तो इसकी जिम्मेदारी गजेंद्र रावत की नहीं है, मनु पवार की नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मरतुलिया साहब की है। वो अपने 1.5 लाख बच्चों से पैसे की बात के लिए पेपर करवाने का, जैमर लगाने का खर्चा भी उसमें शामिल था। अब आप कह रहे जैमर तो वहां काम नहीं कर रहा। अगर वहां जैमर काम नहीं कर रहा था तो उसकी जिम्मेदारी मरतोड़िया साहब की है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अभी भी सरकार को लीपापोती करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई कानून बनते हैं, कानून का जो है ये नहीं कि आप हर दिन पालन हो रहा है। जो लोग वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना आप। और उसकी सिंपल कार्रवाई यही है कि जिन लोगों को आप पकड़ने बिल्कुल पकड़ेंगे है। लेकिन एक बड़ी और खराब बात ये भी देखने को आई कि जिस महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस पूरे मामले का पदक्षेप किया, जिस महिला की हिम्मत से, जिसकी कारण ये मामला बाहर आया कि भाई पेपर आउट हुआ है, वो 3 पन्ने आउट हुए, जो 15 क्वेश्चन आउट हुए, उस प्रकरण को बहाल करने के लिए महिला के ऊपर आपने मुकदमा कर दिया। मतलब आप कल के दिन अगर किसी सेंटर में सरेआम नकल हुई होगी, पेपर लीक हो रहा होगा, तो वहां बैठा हुआ जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर है, जो तमाम जो लोग कोई कोई मुंह खोलेगा क्या? वो तो बोलेंगे भाई नाश बेटे इनका कुछ मैं तो नहीं करता। तो उस असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसके साथ जो मृत्यु किया है, पिछली बार कोरोना में भी हुआ था। एक लड़के ने कहा था कि भाई उसके प्रश्न पत्र की सील भी है, इन्होंने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब उस प्रोफेसर के ऊपर मुकदमा कर दिया है, उसको बता रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में उसको रखा गया है। तो कल के दिन आपको कौन मदद करेगा? आपको ये भी जी मालूम होगा मनु पवार भाई की जो हाकम सिंह और उसका जो दूसरा साथी है वो गिरफ्तार कैसे हुआ, ये कोई नहीं बता रहा। एसटीएफ वाले नहीं बता रहे, पुलिस वाले नहीं बता रहे। ये उनकी गिरफ्तारी करवाने वाले बेरोजगार संघ के लोग हैं। वो लड़के जिन्होंने ट्रैप कराया हाकम सिंह, लोगों ने जो फोन किए हुए वो कितने करे, वही बेरोजगार संघ के तो लोग हैं। अरे आप उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि भाई हमने धारा 163 लगा दी, 64 लगा दी, 68 लगा दी, 67 लगा दी, आप इकट्ठा मत होना। अरे भैया आपको तुमका गुजार होना चाहिए। उन्होंने वो काम किया जो एसटीएफ नहीं कर पा रही थी, जो पुलिस नहीं कर पा रही थी, जो ये जो आयोग है, इस आयोग की छवि आज बंटाधार हो रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को, उन लड़कों को धन्यवाद बोलने की बजाय उनको उल्टा धमका रहे हैं। तो अगर आप ऐसी उल्टी गंगा बहाएंगे तो मेरा मानना है कि कितनी ज्यादा आप लीपापोती करोगे। एक गलती को छुपाने के लिए आप दूसरी गलती कर रहे हैं, दूसरी के लिए तीसरी कर रहे हैं, और उसके बाद जो कल अभी प्रकरण आप बता रहे हैं कि हरिद्वार से 250 बच्चों को जो है बस में बैठा के, क्या जरूरत पड़ी है करने की? क्यों? आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं अभी भी कह रहा हूं, वो जिस व्यक्ति ने भी, जिस अधिकारी ने, जिस नेता के कहने पे भी वो बच्चे का लाए गए, उससे भाषण दिलाए गए, उनसे नारे लगवाए गए, वो लोग किसी और का बुरा नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का बुरा कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी का कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के उन शहीदों का अपमान जिन्होंने इस प्रदेश के लिए अपनी जान गंवाई। तो जिन्होंने इस प्रदेश के लिए अपनी जान गंवाई, उनके सपनों का उत्तराखंड जो है किस हाल में है ये आज देख रहे हैं। दूसरा गजेंद्र भाई, खालिद नाम का जो आदमी, जो लड़का परीक्षार्थी जो पकड़ा गया है, मतलब बीजेपी तो खुश होगी कि भाई चूंकि खालिद है मुसलमान है तो उनको ज्यादा आसानी होगी इसको नैरेटिव को बढ़ाने में। लेकिन खालिद ने अगर पर्चा लीक किया है उस कमरे में बैठ के सेंटर में, तो इसका मतलब उसे पता था कि यहाँ पे जैमर नहीं लगा है। वो जो पुलिस की मैं बाइट देख रहा था कि 18 कमरों में परीक्षा हुई जिसमें 15 जैमर थे। तो मतलब उन्होंने कुछ कमरे छोड़ दिए, जैमर नहीं लगाए, कुछ कमरों में नहीं लगे होंगे। तो उस कमरे में, वो जो 9 नंबर कमरा या कोई कमरा है, उसमें शायद जैमर नहीं था जहां खालिद बैठा हुआ था, परीक्षा दे रहा था। वहीं से उसने फोटो खींच के बाहर पेपर बाहर भेज दिया। तो इसका मतलब ये भी तो है कि उसे पता था कि इस सेंटर में, इस कमरे में जैमर नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जो परीक्षा आयोजित करने वाला सेंटर है, जो बीजेपी की नेता चौहान जो बताया जा रहा है, जिनका नाम, जिनका वो सेंटर है, इसका मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। तो क्या उस तक आंच आएगी या खालिद ही बलि का बकरा होगा? मेरा मानना है कि इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, अब सरकार की पेंडिंग प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहले उसे धर्मेंद्र चौहान, जिनका कॉलेज है, उस आदमी की अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये क्योंकि वो सोचने में बदलने की परिस्थिति होती है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को तो मालूम होगा ना कि अगर जैमर लगाने वाला आ रहा है तो कहां कहां जैमर लग रहे हैं, और जैमर किन कमरों में नहीं लगाए गए हैं, ये बात भी तो उसी को मालूम होगी, चौहान को। तो निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया तो ये स्पष्ट है कि बिना धर्मेंद्र चौहान के ये काम हुआ नहीं होगा।
और इसलिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए। हमने माना कि जिस व्यक्ति के घर में इतना बड़ा कांड हो गया, अगर हम कह हम्म, रहे हैं कि नहीं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम्म, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा झूठ होगा। तो निश्चित रूप से उसे पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि 1,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। मतलब आप देखो 350 550 पोस्ट है, 550 में से जो है एक पोस्ट के लिए आपने 350 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। आपने 1,60,000 बच्चों से पैसे लिए हैं किस चीज के लिए? परीक्षा करने के लिए। अब परीक्षा जब हो रही है तो आपकी हालत ये है कि आप खालिद कह रहे हैं खालिद ने ऐसा कर दिया और खालिद की बहन ने ऐसा कर दिया। खालिद अकेला कैसे हो सकता है इस काम में? क्या खालिद को सपना आया कि उसको कमरा नंबर फला मिलने वाला है? क्या वो जैमर लगाने वाले को मालूम था कि भाई खालिद का रूम नंबर फलाना पड़ने वाला है, और जैमर मत लगाओ? ये कैसे संभव है? इन तमाम चीजों की तहकीकात बहुत जो है ईमानदारी से की जानी चाहिए, और इसमें खालिद हो, जाहिद हो, फलाना हो, फलाना हो, जो भी हो, इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ के जो ट्रिपल एस की जो इनके चेयरमैन, इनको नहीं हटाते हैं तो बड़ा खराब संदेश जाएगा कि आपने जिस तेजी के साथ आरबीएस रावत वाले मसले में बहुत तेजी दिखाते हुए और ठोस निगम दिखाते हुए जनता के बीच में संदेश दिया था कि भाई इस आदमी ने गलत किया, इसकी जगह जेल है, तो निश्चित रूप से अगर आज आप मरते को बचाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो लोग आज सड़कों पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आज इस प्रदेश में कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जहां पर छात्र आंदोलन नहीं है। और मैं तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये छात्र आंदोलन से निकला हुआ राज्य है। इस राज्य ने राज्य बनने से पहले ही छात्र आंदोलन ने बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां लाने का काम किया है। उन छात्र आंदोलनों से हमारे प्रदेश में बहुत सारे मंत्री विधायक सांसद निकल कर आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपको इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप और नई चीजें क्रिएट कर देंगे। और मेरा मानना है कि जितना ज्यादा आप इसको दबाएंगे, इस मसले में लीपापोती करेंगे, पुलिस का रवैया अगर यही रहा जो आज है, तो निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए कतई ठीक नहीं है। सरकार डबल इंजन की है, पुलिस इनका, प्रशासन इनका, शासन इनका, सारी जांच एजेंसी इनकी। तो फिर आपको जो वो लड़के कह रहे हैं तो सड़कों पर है, वो कह रहे हैं इसकी सीबीआई जांच करो, तो भाई आपको क्या दिक्कत है कराने में? भाई अगर आज सीबीआई जांच हो गई और 10, 20, 50 लोग, 100 लोग जेल के अंदर चले गए, इससे निश्चित रूप से इस प्रदेश का भला होगा, पुष्कर सिंह धामी के बेटे का भी भला होगा, मनु पवार के बच्चे का भला होगा, गजेंद्र रावत के बच्चों का भला होगा, उन हजारों लाखों लोगों का भला होगा। वो लोग इस आशा उम्मीद में बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि भाई बच्चे कल के उनका भविष्य उज्जवल हो। ये मेरा मानना है। तो सीबीआई जांच की मांग है छात्रों की जो डटे हुए हैं, और अब तो पूरा प्रदेश में आंदोलन फैल गया है। हालांकि सीबीआई जांच तो धामी सरकार ने अंकिता भंडारी केस की भी नहीं करवाई थी, जो कि इतना इस लेवल पे पहुंचा था। और शायद ये वजह है कि एक तो जैसे हाकम सिंह रावत जैसे फंसे, वो बीजेपी से ही जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र चौहान है, वो भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। और जो अंकिता भंडारी केस में थे वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो कुल मिला के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके अपने ही लोग इन इस तरह के गुनाहों में फंसे हुए हैं। तो क्या धामी इस दाग को छुड़ा पाएंगे? क्या ये धामी के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, या इससे पार पा जाएंगे? आप अगर अभी गूगल करके देखोगे और उसमें लिखोगे कि पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती घोटाले के सीबीआई जांच को लेकर क्या कहा था, 2021-22 की बात, उन्होंने कहा था कि जब कोई मसला सीबीआई में जाता है तो लंबे समय तक भर्ती नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि इस साल का जो भर्ती कैलेंडर पूरा होने दीजिए और मैं इसकी सीबीआई जांच करवाऊंगा। ये पुष्कर सिंह धामी का ऑफिशियल बयान है। कभी गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए, उनका बयान पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा इस साल का भर्ती कैलेंडर आप पूरा होने दीजिए और मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो हम नहीं है। जो अपोजिशन में जो बैठे हैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, उसने मुद्दा रेज नहीं किया। उनको लगा वो उनके मतलब का मामला नहीं है। जनता सरकार से दुखी होकर खुद उनको वोट देंगे, इस इंतजार में बैठे हुए। तो जब उन्होंने खुद कहा था कि इस वर्ष के कैलेंडर को आप भर्ती कैलेंडर को पूरा होने दीजिए, इसके बाद सीबीआई कराएंगे, तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि 25-30 हजार नई भर्तियां हो गई, लोगों को मिल गए हैं, पत्र मिल गए, हो गई है। लेकिन जो प्रकरण आया है, अगर इस प्रकार की और घटनाएं हुई होंगी तो फिर कौन कहेगा कि वो सारी ट्रांसपेरेंट की भर्ती है? वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। इसलिए दाग छुड़ाने के लिए आपको सिर्फ कोई साधारण गंगा जल से काम नहीं चलने वाला आपका। आपको उसके लिए बेहतरीन वॉशिंग पाउडर लगाना पड़ेगा, अच्छी वाली वॉशिंग मशीन लगानी पड़ेगी,
आपका पुलिस के ऊपर जनता का भरोसा होना चाहिए। एक नई चीज में ये भी देखने को मिली कि जब उस महिला के समझ में आया कि हो सकता है पेपर लीक हो रहा हो, उस महिला ने वो सूचना पुलिस को नहीं दी। ये बहुत खराब बात है, बहुत निराशाजनक बात है। और मेरा मन तो वो इसलिए है हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खबर छपी कि कोर्ट ने हरिद्वार के 6 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने किसी मुसलमान को डुबाकर वहां मार दिया था। उससे पहले नैनीताल में खबर आई कि पुलिस ने जो चार्जशीट लिखी थी उसको कोर्ट ने झूठा माना और मुकदमा खारिज कर दिया। वो आपने टिहरी का मामला देख रहे हैं, पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने एक व्यक्ति को पेशाब पिला दिया है। तमाम झूठे मुकदमे, फर्जी चार्जशीट और इस प्रकार से पुलिस के जो ऊपर सवाल है, इन सवालों के कारण ही मुझे लगता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, उस महिला ने पुलिस के पास जाने के बजाय उन बेरोजगार लड़कों के पास या उन नेताओं के पास जाने का जो है विकल्प रखा। और शायद इसीलिए मामला खुद पाया। मेरा मानना है कि जब वो पब्लिक डोमेन में आया, एक प्रेशर क्रिएट हुआ और उसी प्रेशर के कारण आज सरकार भी उस पर डिस्कस कर रही है, जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही है। हो सकता है वो पुलिस को देकर पुलिस वाले वही काम करते हैं जो आज हम्म, कोर्ट कर रहे हैं। 6 पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। पुलिस के ऊपर जनता का जो भरोसा है, वो टूटना, वो खराब होना, ये इस प्रदेश के लिए बेहद ही खराब है। पुलिस को अपनी जी छवि को दुरुस्त करना होगा, हर हाल में करना होगा। वरना कौन आदमी है जिसके साथ कोई घटना घट जाए, वो क्या सोच के पुलिस थाने में जाएगा? तो अखबार में खबर दिया है कि पुलिस के ऊपर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए ये जो दौर है, ये लिपा पोती का बिल्कुल नहीं है। मेरा अभी भी पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध है कि भाई आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है, कानून है, लॉ है, इतनी सारी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं। आप इतना कड़ा फैसला लीजिए कि कल के दिन मरतोलिया आए, मरतोलिया के बाद कोई दूसरा तौलिया आए, कोई तीसरा तौलिया आए, कोई भी आदमी ऐसी गलती ना करे इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर जो है, जो उनकी मेहनत 18-18 20 साल की मेहनत, लोगों ने अपना घर बार बेचने का मन हुआ है। गाँव में 20 लाख जमीन थी, किसी की बेच दी उसने कहा मेरा बेटा पढ़ नहीं जाएगा तो जमीन तो और खरीद लेंगे। किसी ने अपना घर बेच दिया, अपनी घर गाड़ी भेज दी किसी ने, बोला कार तो मैं बाद में ले लूंगा भाई, इस साल बच्चे की फीस तो दे दूं, अगर बच्चा पढ़ नहीं जाएगा तो मोटरसाइकिल ही खरीद का काम चला लेंगे, लेकिन बच्चा उस लायक होना चाहिए। तो जब तक आप हम्म। अभिभावकों से भावना से खुद को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि जितना लीपापोती करोगे उतना उल्टा पड़ता जाएगा। तो जितना लीपापोती करोगे उतना उल्टा पड़ता जाएगा और सोशल मीडिया में जो आप अपनी धाकड़ छवि बनाए जा रहे हो उसको अगर आपको बनाए रखना है तो बहुत बड़े और कड़े डिसीजन लेने होंगे। गंगा जल से नहीं धुलेगा, ये इतना बड़ा दाग है, गजेंद्र भाई कह रहे हैं। आखिरी सवाल गजेंद्र भाई, अभी आपने बताया कि इन लड़कों ने वो काम कर दिखाया जो बेरोजगार संघ के लड़के हैं या स्वाभिमान मोर्चा के यूथ है कि जो एसटीएफ को करना चाहिए, उन्होंने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान, कि भाई 15 लाख में की बोली लगी है परीक्षा पास करवाने के लिए। तो हम क्या ये देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट भी खड़ा कर दिया है, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनते हुए देख रहे हैं हम यूथ की उत्तराखंड में, जिस तरह के अभी दिख रहा है, जिस तरह की गोलबंदी दिख रही है। मेरा मानना है कि जब भी कोई अपराध हो दुनिया में, कोई पाप हो रहा है, तो समय समय पर उसका कोई ना कोई पटाक्षेप करने आया है सामने। हमने कहा आरबीएस रावत ने गलती करी, आरबीएस रावत ने पाप किया, तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनकर उस आदमी को जेल पहुंचाने का काम किया और बहुत सही किया, होना चाहिए। लेकिन आज आज अगर आप इस प्रकार से चीजों को करोगे तो उससे भला नहीं होगा। और उस प्रकार के जो लड़के हैं, इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर संपर्कों से लोगों को बीच भरोसा मतलब पैदा किया, तो हासिल किया। उसके बाद जनता ने यह माना कि अपना मसला इन लड़कों के पास ले जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर वो फोर्स बनने वाली होगी तो कौन रोकेगा? देहरादून में इस वक्त भी पिछले 3 दिनों से धारा 163 लगी हुई है, कल भी लगी थी, आज भी लगी हुई है। एक भी लड़का टच से मत नहीं हो रहा है, सब लोग वहां खड़े हैं और पूरी रात रात वहां बैठे हुए हैं, पूरी मुसीबत से लगे हुए हैं। इसका मतलब अगर आप पहले धारा 144 के नाम पे डराते थे, आज धारा 163 के नाम पे डराओगे, और वो लड़के डर नहीं रहे। वो लड़कियां देखे मैंने बड़ी संख्या में वो बैठी हुई है, भाषणबाजी हो रही है, जमकर मुद्दा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेहतर होता कि सरकार उनके बीच जाती, खुद जाती सरकार। जैसे कल सरकार ने उनका प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, तुम कड़े फैसले ले रहे,
लेना चाहिए, सरकार और उनके बीच में जाना चाहिए। भाई सरकार उन बेरोजगारों की भी है, उन अभ्यर्थियों की भी है, सामान्य जनता की भी, अपनी पार्टी के लोगों की भी है, आप सबके लिए सरकार है। लेकिन अगर आप उनको दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, आप मुकदमों से उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, तो मेरा मानना है कि मुकदमों के डर से चंद लोग तो अंदर घर के अंदर छुप सकते हैं, लेकिन फाइनली इस देश में, पूरी दुनिया में इस प्रकार का जो माहौल है और बड़े-बड़े संदेश दिए गए, बड़े-बड़े देशों के शासन सत्ताएं पलट गई हैं। अभी आपके सामने पूरे एशिया में जो आपने देखा, पूरी दुनिया में ऐसा माहौल है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस आंदोलन की गंभीरता को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन लड़कों को, आंदोलनरत जो बच्चे हैं, उनके भविष्य से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जिन लोगों की गलती के कारण इस पेपर के 3 पन्ने ही बाहर आए, चाहे कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है, उन लोगों के तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। अगर आप इनको बचाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपको खुद को बचने के लाले पड़ जाए। तो अगर गुनहगारों को बचाने की कोशिश करेंगे तो भविष्य में ऐसा ना हो कि खुद को बचाने के लाले पड़ जाएं। गजेंद्र लाल भाई ने बहुत विस्तार से इस पेपर लीक प्रकरण और उसके बाद जो चीजें हो रही हैं, जो जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लड़कों ने जिस तरह दबाव बनाया हुआ है सरकार पे, उस तमाम चीजों को सामने रखा। गजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नमस्कार।